यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। आज अपन इसको वाइंड अप करके ही उठेंगे करके, ठीक है। तो चलिए, कल जो हमने पढ़ा था, और कल आपको पता है मैंने एक आपको टेबल बनवा दी थी कि हमने इतनी सेक्शन तो पढ़ लिए। तो कल यहां पे एक टेबल बनाई थी और उस टेबल से आपको पता चला होगा कि हमने इतनी सेक्शन, कितनी 22 सेक्शन तो हमने पढ़ ली थी, 22। तो 22 सेक्शन है वो तो हमने पढ़ ली थी। इस टेबल में जितना लिखा हुआ है उतना अगर याद हो जाए तो भाई साहब काम हो जाए अपना। जय श्री श्याम, जय बाबा की। चलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चलिए, अब अपन एक काम करते हैं भाई साहब। आज हम क्या चालू करेंगे, एक तो छोटी सी सेक्शन है वो अपन पढ़ते हैं। एक तो 194 क्यू जो बचा है, एक 194 आई भी बचा है, ये अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ लेते हैं 194 आर करके। आर क्या बोलती है? आर 194 आर। तो देखो 194 आर क्या बोलती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 194 आर, आर का मतलब होता है, आप ये समझो, आर को कैसे याद रखोगे पता है? आर को याद रखोगे जब आप किसी को कोई बेनिफिट देते हो या परक्यूजिट देते हो, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको पता है हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन में कभी कभी किसी को गिफ्ट दे देते हैं। जैसे आपको पता रहेगा, हमने डेटर को कोई गिफ्ट दे दिया, क्रेडिटर को कोई गिफ्ट दे दिया करके, ठीक है। तो डेटर को कोई गिफ्ट दे दिया, क्रेडिटर को कोई गिफ्ट दे दिया। जैसे मैं मेरी बात बताऊं तो मेरे बिजनेस में मान लो हमारे यहां पे शुभम केशवानी सर पढ़ाते हैं, आकाश सर पढ़ाते हैं, उनको मैंने मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया बिजनेस से। या फिर मान लो हमारे कुछ वेंडर है जो बुक्स बेचते हैं, तो उनको हमने एक मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, तो उस पे टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा 194 आर में। तो 194 आर को आप कैसे याद रख सकते हो? या तो ऐसे याद रखो ना, किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो करके, ठीक है। आप एक काम करो, या तो याद रख लो इसको कि किसी को रिवॉर्ड दे रहे हैं अपन, रिवॉर्ड्स, या किसी को रेवड़ी बांट रहे हैं, ऐसा भी याद रख सकते हो। मोदी जी बोलते हैं ना, ये लोग रेवड़ी बांटते हैं, अरविंद केजरीवाल रेवड़ी। तो किसी को अगर कोई बेनिफिट दे रहे हो, पर क्यों ये एम्प्लॉय को नहीं दे रहे हो, एम्प्लॉय को देते तो 192 में टीडीएस कट जाता। यहां तो क्या हो रहा है कि आपका बिजनेस है और बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप किसी को कोई ना कोई रिवॉर्ड दे रहे हो, कोई ना कोई, आप अगर क्या बोलते हो उसको, रेवड़ी बांट रहे हो, परक्यूजिट दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो, बिजनेस में दे रहे हो, तो इस पे टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। अब एक बात समझना, ये जो सेक्शन है ये आपके हाईजैकर में आएगी। तो देखो हाईजैकर में लास्ट एक ही बचा था, दैट इज द आर। बाकी हम पढ़ चुके थे, एच पढ़ चुके थे, आई पढ़ चुके थे, जे पढ़ चुके थे, ए पढ़ चुके थे, सी पढ़ चुके थे। आर, इसमें मेरी बीवी को टीडीएस नहीं काटना। तो इसमें देखो, अगर पेयर इज एनी पर्सन बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना, बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना पड़ेगा अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा है। सर पेई कौन होगा? कोई भी रेजिडेंट पर्सन 10% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आप बेनिफिट परक्यूजिट देते हो अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो आपको 10% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस नहीं काटना अगर आपका वैल्यू अप टू 20,000 पर एनम है। मींस प्रीवियस ईयर में आपने जो बेनिफिट दिया, वो बेनिफिट अगर मान लो 20,000 रुपए तक ही है तो टीडीएस नहीं काटना। 20,000 से ज्यादा है तो उसमें टीडीएस काटना पड़ेगा करके। अब एक बात समझो, आपने कोई मोबाइल दिया तो कैसे टीडीएस काटोगे उस पे? भाई आपने क्या किया, मोबाइल वगैरह दिया तो उस पर्टिकुलर केस में कैसे टीडीएस काटोगे? तो एक बात समझो, जैसे हमने क्या किया, एक कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, और हमने मोबाइल दे दिया हमारे मान लो एके सर को, और एके सर को एक 50,000 का मोबाइल हमने गिफ्ट कर दिया। तो 50,000 का मोबाइल गिफ्ट किया तो 50,000 वैल्यू है, तो 20,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना रहेगा। तो इस पे 10% की रेट से टीडीएस काटना। लेकिन टीडीएस कैसे काटे, मोबाइल पे कैसे काटे? तो हम क्या बोलेंगे पता है, हम या तो एके सर को ये बोलेंगे कि एके सर आप एक काम करो ना, देखो 50,000 पे 10,000 5,000 का टीडीएस रहता है, आप हमको 5,000 दे दो ना, आप हमको 5,000 दे दो टीडीएस का, तब हम आपको मोबाइल देंगे। या फिर एक काम करो, आप जो है ना वो 5,000 जाके और एज एडवांस टैक्स जमा करा के आ जाओ ना, ये 5,000 जाके और एज एडवांस टैक्स जमा करा के आ जाओ, तब हम आपको मोबाइल फोन दे देंगे करके, ठीक है। या फिर टीडीएस का लाइबिलिटी हम खुद ही बेयर कर लेंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि मैं बोलूंगा चलो कोई बात नहीं, टीडीएस हम हमारी पॉकेट से भर देते हैं, तो ऐसा भी होता है करके, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है दूसरे पॉइंट में, इफ द बेनिफिट और परक्यूजिट इज होली इन काइंड और पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन कैश, balance is not sufficient enough to meet the TDS liability।
then payer shall release the benefit or perquisite only after ensuring that the tax is paid on such benefit or perquisite by way of he has collected the amount equivalent to TDS from the payee, या तो उससे हमने TDS का पैसा ले लिया, जैसा वो मैंने कार में बताया था ना विनिंग में, वैसा का वैसा, या he has paid TDS from his own pocket, खुद के पॉकेट से पे कर दिया, या फिर he insists payee to make the payment of TDS on his own by way of advance tax and submit the proof to the payer। तो बेटा ये तीन तरीके से इंश्योर किया जाता है और इंश्योर करने के बाद है वो ही आप वो बेनिफिट या परक्यूजिट रिलीज करोगे। तो आप एक काम करो ना, इस सेक्शन को अपन वो चार्ट में भी लिख लेते हैं, जो कल अपन ने चार्ट बनाया था उस चार्ट में भी अपन इस सेक्शन को लिख ही लेते हैं ना। तो 194 के बाद में लिख लो 194 यहां पे 194 और आर में लिखो बेनिफिट और परक्यूजिट देते हो इन बिजनेस और प्रोफेशन। मींस आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन में किसी को बेनिफिट या परक्यूजिट देते हो। पेयर में कौन होगा? एनी पर्सन बट एक्सेप्ट बीबी सर की वाइफ, एनी पर्सन बट एक्सेप्ट बीबी सर की वाइफ, एनी पर्सन एक्सेप्ट बीबी सर की वाइफ। पेई कौन होगा? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या है? 10%। एंड गाइस टीडीएस नहीं काटना अप टू 20,000 पर एनम। लिख लो ये भी। गुड मॉर्निंग। अरे भाई गिफ्ट दे रहे हैं मानस, इसमें गिफ्ट दे रहे हैं। और मोबाइल फोन जो है वो कैपिटल एसेट थोड़ी होती है, पर्सनल एसेट में आती है ना, तो बहुत बार। चलिए, तो आपने क्या लिखा? बेनिफिट और परक्यूजिट इन बिजनेस और प्रोफेशन किसी भी पर्सन को दे दो, कोई भी पर्सन दे रहा है एक्सेप्ट बीबी सर की वाइफ, किसी भी रेजिडेंट पर्सन को दिया 10% की रेट से टीडीएस अप टू 20,000 पर एनम है, वो है तो टीडीएस नहीं आएगा। चलिए डन। चलिए डन डन डना डन डन। चलो अब हम टीडीएस से रिलेटेड कुछ कॉमन पॉइंट्स है वो अपन डिस्कस करते हैं। अब ये कॉमन पॉइंट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले कोई पॉइंट्स नहीं है, बट मैं आपको तो भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए जो जो पॉइंट ज्यादा जरूरी रहेगा उस पर मैं थोड़ा ज्यादा फोकस कराऊंगा, बाकी ये पॉइंट क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर मान लो आप पेमेंट करते हो, किसको पता है? गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो, आरबीआई को पेमेंट करते हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को पेमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड को पेमेंट करते हो, न्यू पेंशन ट्रस्ट को पेमेंट करते हो, तो बाबू उनका टीडीएस नहीं काटना। एक बात बताओ, आप गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे तो क्या गवर्नमेंट का टीडीएस काटोगे? क्या गवर्नमेंट का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा दो करके, ठीक है? तो ये तो अच्छा नहीं है ना। तो अगर मान लो आपको पेमेंट कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट को आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनका तो इनकम ऐसे भी एग्जेम्प्ट होता है यार, तो उनका टीडीएस नहीं काटना है। या आरबीआई को पेमेंट किया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को पेमेंट किया, म्यूचुअल फंड को किया, या न्यू पेंशन ट्रस्ट को किया। ये न्यू पेंशन ट्रस्ट क्या होता है पता है आपको? पता है अपन ने एटीसीसीडी पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, या जिसको अपन नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं। वो जो पेंशन स्कीम संभालते हैं ना, उसको बोला जाता है न्यू पेंशन ट्रस्ट। तो इनको पेमेंट करेंगे तो भैया इनका टीडीएस नहीं काटना, बिकॉज उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अब एक बात समझना सर, क्वेश्चन ये आता है कि सर टीडीएस कौन से अमाउंट पे काटना है, इंक्लूडिंग जीएसटी या एक्सक्लूडिंग जीएसटी? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो मैंने क्या किया। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, और हमारे एक फैकल्टी मान लो केशवानी सर है, और केशवानी सर ने क्या किया पता है? हमको एक प्रोफेशनल फीस का बिल भेजा प्रोफेशनल फीस का। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोफेशनल फीस का बिल भेजा, और प्रोफेशनल फीस का बिल 1 लाख रुपया है, लेकिन बाबू उसमें जीएसटी भी लगता है, तो उन्होंने जीएसटी भी लगाया। अब जीएसटी तो आप पढ़ चुके हो, इतना 18% जीएसटी था, तो 18,000, तो उनका 1,18,000 का प्रोफेशनल फीस का टोटल बिल है। तो देखो बिल उन्होंने ऐसा बनाया, प्रोफेशनल फीस है वो 1 लाख, उस पे जीएसटी 18%, दैट्स 18,000, टोटल इज 1,18,000। अब एक बात समझना, हमको केशवानी सर को प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं, तो टीडीएस काटना रहेगा अंडर सेक्शन 194J में, अंडर सेक्शन 194J। अब क्वेश्चन ये आता है 194J में से टीडीएस का रेट 10% होता है। टीडीएस किस पे काटे? क्या हम टीडीएस है वो सिर्फ ये वाले कंपोनेंट पे काटे 10%, या पूरे 1,18,000 पे काटे?
राइट आंसर इज गाइस टीडीएस टॉपिक में ध्यान रखना कि जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटना है, आपको सिर्फ 1 लाख पे टीडीएस काटना है। तो 1 लाख पे 10% की रेट से आपका 10,000 का टीडीएस आ जाएगा। एंड गाइज हम उनको पेमेंट कितना करेंगे, तो हम उनको टोटल जो है 1,18,000 पे करना था, उसमें से 10,000 का टीडीएस काट लेंगे एंड बेटा 1,08,000 रुपया है वो उनको हम पे कर देंगे। तो ध्यान देना कभी भी जीएसटी रहता है ना किसी भी में, टीडीएस पूरे टीडीएस टॉपिक के लिए अगर जीएसटी ऑन द सर्विसेज है उस पे टीडीएस नहीं कटता। तो जीएसटी वाले कंपोनेंट पे आपको टीडीएस नहीं काटना है, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस ऑन द जीएसटी कंपोनेंट। तो यहां केसवानी सर का बिल 1 लाख था, उसमें जीएसटी 18,000 ऐड किया, 1,18,000 हुआ, हमको टीडीएस सिर्फ 1 लाख पे काटना है ना कि 1,18,000 पे। तो 1 लाख पे टीडीएस काटेंगे एट द रेट 10%, 10,000। तो बेटा उनका 10,000 टीडीएस काट के 1,08,000 है वो उनको हम पे कर देंगे करके, ठीक है। दिस इज द क्लैरिफिकेशन। तो आ जाइए दूसरा क्लैरिफिकेशन क्या दे रखा है, देखिए TDS not applicable in case of GST on the services if it is separately indicated in the invoice। तो GST अगर separately indicated है तो उसमें TDS नहीं काटना। अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है 197 जिसको बोला जाता है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। अब मैं बताऊं ये लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, आपको मैं एक सेकंड में समझाता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। एक बात समझते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो सब लोग, हुआ क्या, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, और मेरे केस में क्या हुआ पता है तुमको, मेरे केस में मैं वहां पे ले लेता हूं व्हाइट पेपर पे। जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, मिस्टर बीबी, मुझे जो भी पूरे साल में फीस मिलती है उसको प्रोफेशनल फीस बोलते हैं, और मेरा टीडीएस है वो 10% से कटता है, 10% से कटता है। लेकिन मान लो मेरा जो है ना मिस्टर बीबी, मेरे लास्ट ईयर के बहुत सारे लॉसेस है। मान लो मेरे 5 करोड़ के लॉस पड़े हैं लास्ट ईयर के, और इस साल भी कोई इनकम ज्यादा खास है नहीं। लेकिन होगा क्या, मेरे को जहां जहां से प्रोफेशनल फीस मिलेगी ना उस पे मेरा 10% टीडीएस तो कटेगा ही। अब ये 10% टीडीएस जो कट रहा है ये गवर्नमेंट को जाके जमा होगा। अब लास्ट में मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरी जो भी इनकम होगी उस इनकम के सामने मैं पुराने ये लॉसेस को सेट ऑफ मारूंगा, और सेट ऑफ मारूंगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड गुलू गुलू करूंगा, तो उसके बाद में तो मेरे पास तो इनकम बचेगी नहीं। इस बार का टैक्स तो मेरा नील ही आने वाला है, कुछ टैक्स नहीं आएगा। तो मेरा जितना टीडीएस कटा होगा वो टीडीएस का मुझे रिफंड लेना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, मेरा टैक्स नील है और मेरा इतना टीडीएस कटा हुआ है तो मेरे को इतना रिफंड मिल जाएगा। वापस से समझा रहा हूं, देखो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, मेरे लास्ट ईयर के बहुत भयानक लॉसेस पड़े हैं पुराने, और इस साल भी कोई खास इनकम है नहीं। तो मेरे इस साल में आप देखोगे टैक्स तो मेरा नील ही आने वाला है, टैक्स नहीं आने वाला। लेकिन बाबू जो भी मुझे फीस मिल रही है उसमें मेरा टीडीएस तो कटेगा 10%, 10%, 10%। अब हुआ क्या, इसमें क्या होता है पता है, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर को जाके एक रिक्वेस्ट करूंगा जिसको एओ बोलते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब एओ, और उसको बोलूंगा कि सर देखो ना यार, मेरा है ना पुराना बहुत लॉस चला आ रहा है सर, और मेरा इस साल भी सर खास इनकम है नहीं सर, और मेरे को सर जो इनकम आएगा सर उस पे तो मैं सेट ऑफ कर दूंगा सर, टैक्स कुछ आएगा ही नहीं सर, और मेरे को जो जो ये लोग पेमेंट कर रहे हैं सब मेरा 10% काट रहे हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे प्लीज है ना एक ऐसा सर्टिफिकेट में लिख के दे दो ना कि कोई मेरा टीडीएस काटे ही नहीं, या मेरा कोई टीडीएस है वो बहुत कम रेट से काटे। सर ऐसा लिख के दे दो ना सर, प्लीज आप ऐसा लिख के दे दो ना कि कोई मेरा टीडीएस काटे ही नहीं या टीडीएस कम रेट से काटे। तो अगर मान लो एओ को सही लगता है, एओ पूरा आरएनडी करेगा और देखेगा हाँ बेचारा सीधा सही आदमी है, इसका तो ऐसे भी बहुत लॉस है एंड ऑल, तो एओ एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा और उस सर्टिफिकेट में लिख लेगा कि भाई इस बंदे का टीडीएस मत काटो, या इस बंदे का टीडीएस बहुत कम रेट से काट लो, जैसे 10% की जगह 1% से काट लो। ऐसा लिख के अगर सर्टिफिकेट देता है तो उसको बोला जाता है लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट। और मैं वो सर्टिफिकेट ले जाके विशाल सर को दे दूंगा और बोलूंगा देखो सर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है मेरा टीडीएस नहीं काटना, तो विशाल सर मेरा टीडीएस नहीं काटेंगे। या कोई भी मान लो उसमें लिखा हुआ है 1% से काटना, तो विशाल सर मेरा टीडीएस 1% से काटेंगे। तो इट इज बेसिकली गाइस व्हाट हैपेंड कि यहां पे हो क्या रहा है कि आपकी इनकम इतनी है नहीं, और या फिर आपके पुराने साल के लॉस है,
और उसकी वजह से इस साल टैक्स आएगा नहीं और आपका टीडीएस तो कट रहा है, तो आप एओ को ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर प्लीज मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दो जिससे कि आगे वाले लोग मेरा टीडीएस नहीं काटे या कम रेट से काटे, तो एओ को सही लगता है तो एओ आपको ये सर्टिफिकेट दे देगा। दैट इज सेक्शन 197, दैट इज लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट। देखिए क्या दे रखा है यहां पे, लिखा हुआ क्या है समझने की कोशिश करना। वेयर assessee's total income or receipt of income is not liable to tax or taxable at lower rate in the current year. It may be due to the brought forward losses. Then assessee can apply to AO for issue of certificate for the no deduction or lower deduction of TDS. If AO is satisfied with the application of assessee, then he may issue such certificate. In this case, assessee's TDS will be deducted at the rate given in the certificate. अगर सर्टिफिकेट में बोला नहीं काटना है तो नहीं काटेंगे, अगर सर्टिफिकेट में बोला है 1% से काटना है तो 1% से काटेंगे। That is the section 197. अब एक बात समझना, नेक्स्ट सेक्शन है 197A और ये 197A क्या बोलती है बताए? आपने अगर अपने घर में कभी सुना होगा कि आपके मम्मी पापा बैंक में जाके एक फॉर्म देते हैं जिसको बोला जाता है 15G फॉर्म या 15H फॉर्म। आपने अगर ऐसा सुना कि आपकी मम्मी ने बैंक में जाके एक फॉर्म दिया होगा 15G 15H, ये फॉर्म क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी इनकम या तो 192A सेक्शन वाली है, 192A ईपीएफ वाला, या 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 डिविडेंड, 194A इंटरेस्ट, 194D दलाल इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन, 194DA डेथ आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, 194I दैट इज रेंट और 194K मतलब कमाई म्यूचुअल फंड से कमाई। आपकी अगर ये इनकम है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखिए सब लोग इधर ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए। मान लो ये तुम्हारी बैंक है, ये बैंक है एसबीआई, ये एसबीआई है, और हुआ क्या, एसबीआई बैंक है, मेरी मम्मी है, तो माय मॉम, मेरी मम्मी का फोटो बना देता हूं, बोलो मम्मी का फोटो बना रहे हो आप, ठीक है, तो ये मेरी मम्मी का फोटो है, मम्मी है। अब एक बात समझना, मम्मी है, अब मेरी मम्मी ने क्या किया पता है तुमको, एसबीआई में मेरी मम्मी का एफडी है। अब एसबीआई में एफडी है और उस एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है, वो पूरे साल का मिला के 1,20,000 आ रहा है बस, और कुछ इनकम नहीं है, 1,20,000 इंटरेस्ट आ रहा है। मेरी मम्मी को एसबीआई से इंटरेस्ट है वो 1,20,000 आ रहा है, और मान लो मम्मी की जो एज है वो 57 ईयर्स है, एग्जाम्पल मम्मी की एज है वो 57 ईयर्स है, और एसबीआई से इंटरेस्ट आ रहा है 1,20,000 एफडी पे। अब मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बैंक वगैरह से आपको इंटरेस्ट आता है तो बैंक क्या करेगी, टीडीएस काटेगी अंडर सेक्शन 194A में, और 194A का लिमिट क्या होता है, नॉर्मली आपने किसी को 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट दिया तो वो लोग टीडीएस काटेंगे एट द रेट 10%। तो यहां तो मम्मा को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1,20,000 है, दैट इज मोर देन 40,000, 40,000 से ज्यादा है, तो यहां तो मम्मा का टीडीएस कट जाएगा। लेकिन गाइस मेरी मम्मा बोलती है कि भाई मेरी और कोई इनकम तो है ही नहीं, सिर्फ यही एक एफडी का इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है। तो मम्मा जो है वो अपना रिटर्न फाइल करते टाइम जब मम्मा अपना टोटल इनकम निकालेगी तो मम्मा का जो टोटल इनकम है वो सिर्फ इंटरेस्ट का इनकम है 1,20,000। मान लो थोड़ा बहुत और कुछ इनकम होगा, आईएफओएस का करके कुछ इनकम और है 40,000 करके, ठीक है। एंड गाइस मेरी मम्मी का ग्रॉस टोटल इनकम आया 1,60,000। मान लो इसमें कोई डिडक्शन विडक्शन भी है, 10,000 का डिडक्शन है करके, ठीक है, तो यहां पे 1,50,000 है वो नेट टैक्सेबल इनकम आ गया। तो मेरी मम्मी बोलती है यार मेरा देखो, मेरा इनकम जो है नेट टैक्सेबल इनकम वो बेसिक एग्जेम्पशन से कम है ना, मेरा नेट टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से कम है। बेसिक एग्जेम्पशन कितना होता है डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम में 3 लाख, नॉर्मल केस में 250। तो मम्मा जो है ना वो एक बैंक को जाके एक डिक्लेरेशन दे सकती है कि देखो बैंक वालों, मेरे को आप इंटरेस्ट दे रहे हो, मेरे को समझ में आ रहा है आपको टीडीएस काटना है, बट देखो मेरी जो नेट टैक्सेबल इनकम है ना वो नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं मेरा टीडीएस मत काटो। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मम्मा ने क्या किया, बैंक वालों को जाके एक फॉर्म दे दिया और उस फॉर्म का नंबर होता है फॉर्म नंबर 15G करके।
एक 15G करके फॉर्म है, वो भर के देना पड़ता है। अगर मम्मी ने दे दिया तो अब बैंक वाले ये इंटरेस्ट 1,20,000 है ना, इस पे टीडीएस नहीं काटेंगे। बड़ा लॉजिकल है कि भाई देखो बैंक वगैरह से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है करके, और भैया आपकी जो खुद की नेट टैक्सेबल इनकम है वो अप टू बेसिक एग्जामिशन है, बेसिक एग्जामिशन से कम है। नेट टैक्सेबल इनकम है वो आपकी बेसिक एग्जामिशन से कम है, नेट टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक एग्जामिशन से कम है। तो आप बैंक को बोल दो कि देखो यार सर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है बट मेरी नेट टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जामिशन से ही कम है, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं मेरा टीडीएस मत काटो। तो आगे वाले आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर आपने 15G फॉर्म दे दिया, आपके घर वालों ने ऐसा देखा होगा, मम्मी पापा ने कभी ना कभी बैंक में जाके ये फॉर्म दिया होगा, आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बताएंगे। अब एक और चीज समझना, लेकिन गाइस इसमें एक चीज समझना, अगर मान लो मेरी मम्मी को जो इनकम मिल रही है ना, मेरी मम्मी को जो इनकम मिल रही है ना, वो इनकम अपने आप में बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है, तो ये रूल नहीं चलेगा। जैसे मान लो मम्मी को एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो एफडी पे इंटरेस्ट 3,20,000 है, मतलब एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3,20,000 है, मींस इनकम अपने आप में बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है। तो अब क्या हुआ, मम्मी की टोटल इनकम निकाली तो मम्मी की टोटल इनकम में मान लो ये इंटरेस्ट का इनकम आया ये 3,20,000, यही मान लो मम्मी के लिए ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 3,20,000, लेकिन मम्मी ने क्या किया, कुछ एटीसी का डिडक्शन लिया है 1,20,000 का। तो देखो यहां पे भी मम्मी की जो नेट टैक्सेबल इनकम है ना वो तो 2 लाख की है, तो नेट टैक्सेबल इनकम है वो तो बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा नहीं है। लेकिन गाइस इसमें ध्यान रखना, यहां पे ये वाला फॉर्म नहीं चलेगा, क्योंकि जो इनकम इटसेल्फ आ रही है ना वो बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है। जो आपको एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है वो एफडी पे इंटरेस्ट ही अगर अपने आप में बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है तो फिर यह वाला फंडा नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपने आप में यही आपका 2,50,000 से ज्यादा है ना। अगर ये 250 से कम होता और ये भी 250 से कम होता तो ये डिक्लेरेशन दे देते, लेकिन जो इनकम आ रही है वो ही अपने आप में अगर बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है तो बेटा फिर ये डिक्लेरेशन 15G में नहीं दे सकते। लेकिन गाइस सीनियर सिटीजन दे सकता है, इसमें एक एक्सेप्शन है, सीनियर सिटीजन है वो दे सकता है। सीनियर सिटीजन तो 30 मान खाना, सीनियर सिटीजन है वो, सीनियर सिटीजन इसमें दे सकता है। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यही वाला एग्जांपल है वो कंटिन्यू करता हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मान लो मम्मा जो है वो, मम्मा की एज 57 नहीं, मम्मा की एज जो है वो मान लो आपकी 67 है, 67 ईयर्स, तो मम्मा सीनियर सिटीजन है। अब एक बात समझना, मम्मा सीनियर सिटीजन है और मम्मा को एफडी पे इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो मान लो 4,20,000 मिल रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, 4,20,000 मिल रहा है। अब यहां पे क्या हुआ बेटा कि मम्मा के लिए जो आपका आईएफओएस का इनकम है वो 4,20,000 हुआ, एंड मम्मा के लिए यही जीटीआई बन गया 420। अब एक बात समझो, मम्मा ने कुछ एटीसी का डिडक्शन लिया 80,000 का, तो यहां पे 3,40,000 है वो मम्मा का नेट टैक्सेबल इनकम हो गया। लेकिन बेटा टैक्स नील आएगा, टैक्स नील आएगा क्योंकि 87A का रिबेट मिल जाएगा, तो टैक्स नील आ जाएगा। तो इस केस में देखो मम्मा के केस में यहां टैक्स नहीं आ रहा है, टैक्स नहीं आ रहा है 87A की रिबेट से, तो मम्मा यहां पे फॉर्म नंबर जो है वो दे सकती है। जैसे इसमें अपन 15G नहीं दे सकते थे, बट 15H फॉर्म सीनियर सिटीजन के लिए होता है, वो दे सकते हैं। सीनियर सिटीजन को छूट है कि भले ये इनकम है बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है बट आपका टैक्स कुछ नहीं आ रहा, तो आप ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं, सीनियर सिटीजन दे सकता है, नॉर्मल वाला नहीं दे सकता। तो चलिए आ जाइए सब लोग वहां पे आपकी बुक में, देखिए क्या दे रखा है, समझने की कोशिश करना। डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 15G एंड 15H क्या बोलता है, देखिए, वेयर द टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म को छोड़ के ऑब्वियसली इंडिविजुअल वगैरह उनकी इज बिलो बेसिक एग्जामिशन ड्यूरिंग द ईयर, आपकी बेसिक एग्जामिशन से कम है टोटल इनकम, नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड अंडर दो सेक्शन 192A 193 दैट इज इंटरेस्ट, 194A इंटरेस्ट, 194 was dividend, 194A is the interest, 194D दलाल इंश्योरेंस कमीशन, DA डेथ आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, I इज रेंट, के मतलब म्यूचुअल फंड का कमाई, अगर ये इनकम है तो। If assessee furnish self declaration to the payer in the form number 15G, बट इसका एक एक्सेप्शन क्या है, benefit will not be available if the income referred to in above section itself is a beyond basic exemption।
अगर जो आपको इनकम मिल रही है ना वही बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है तो आपको ये डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, लेकिन सीनियर सिटीजन दे सकता है। However, in case of resident senior citizen, he may furnish the form 15H requesting for non-deduction as long as tax payable during the year is nil, even by way of the rebate under section 87A करके। तो देखिए मैंने आपको यहां पे एक पॉइंट दे रखा है, rent received by Kunal is 3,60,000. He has invested 1,20,000 in ATC. Now NTI is less than basic exemption. Also Kunal can't furnish 15G because ये जो इनकम हो रही है ये बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है ना। बट सपोज ही इज अ सीनियर सिटीजन तो वो 15H दे सकता है। अब एक और चीज समझना गाइस, आपका जो टीडीएस कटता है क्या वो आपका इनकम माना जाता है या नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अपन ये पहले भी पढ़ चुके हैं। मान लो आपकी लॉटरी की इनकम जो थी वो 1,00,000 रुपया थी, आपने 1,00,000 रुपया लॉटरी में जीता, आपका टीडीएस कटा और टीडीएस 30% कटा तो 30,000 टीडीएस कटा, 70,000 आपको नेट मिल गया। मुझे बताओ आप इनकम बताते टाइम इनकम कितनी बताओगे, 1 लाख बताओगे या 70,000 बताओगे। राइट आंसर इज 1 लाख बताओगे ना। ये मैंने आपको पहले भी एक जगह बताया था जब अदर सोर्सेस करा था, जब भी आपको नेट ऑफ टीडीएस दे रखा है ना तो आपको ग्रॉस करके इनकम बतानी पड़ती है। इनकम इज ऑलवेज अ ग्रॉस, आपको ग्रॉस करना पड़ता है। तो यहां पे क्या हुआ, आपकी लॉटरी की इनकम थी 1 लाख, उसमें 30,000 का टीडीएस, अरे टीडीएस कटा ये तो गवर्नमेंट को जाएगा, इसका तो क्रेडिट मिलेगा ना, तो ये भी तो अपनी इनकम होती है। तो आपको जो इनकम है वो 70,000 नहीं है, आपकी इनकम है वो 1 लाख रुपीज है, वो आपकी इनकम है। तो हमेशा ग्रॉस ऑफ टीडीएस आप इनकम लेते हो और जब टैक्स निकालते टाइम आप पूरा 1 लाख रुपीज आपको ऐड करना पड़ेगा। अब गाइस एक चीज समझना, तो जो भी आपका टीडीएस कटता है क्या वो आपकी इनकम है? आंसर इज यस। जो टीडीएस कटता है, टीडीएस भी तो हमारी इनकम है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने पुणे में पढ़ाया और पढ़ाने का मुझे 5 लाख रुपया मिला, उन्होंने क्या किया, इस पे टीडीएस काटा 194J में, तो 50,000 का टीडीएस कट गया, तो मुझे जो है वो 4,50,000 मिल गया। तो 4,50,000 जब मुझे मिला है, 450 मुझे मिला है, तो 450 जब मुझे मिला है, 50,000 का उन्होंने टीडीएस काट लिया, तो मेरा इनकम 450 थोड़ी है, मेरा इनकम तो 5 लाख है ना। तो जो टीडीएस कटता है ना वो भी आपकी इनकम मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इनकम मानी जाती है। लेकिन गाइस इसके 2 एक्सेप्शन है, वो टीडीएस इनकम नहीं मानी जाएगी। कौन कौन सी? एक तो अगर मान लो नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट का टैक्स एम्प्लॉयर ने भरा है, नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट का जो टीडीएस है वो अगर एम्प्लॉयर ने भरा है तो वो तो एग्जेम्प्ट होता है ना अपने लिए। कल मैंने आपको बताया था कि नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट का जो टैक्स है अगर वो एम्प्लॉयर भर देता है, परसों ऐसा बताया था कि नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट होता है ना, वो नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट का टैक्स है वो बहुत बार आपका एम्प्लॉयर भर देता है। तो एम्प्लॉयर जितना नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे टैक्स भर रहा है ना वो तुम्हारी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये देखो नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे जो टैक्स है वो एम्प्लॉयर ने खुद की पॉकेट से भरा है तो वो हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, तो वो इनकम नहीं माना जाएगा। और दूसरा, अगर बैंक आपका जो टीडीएस काटता है कैश विड्रॉल पे, यार वो थोड़ी इनकम है यार, बैंक से पैसा निकाला था, कोई इनकम थोड़ी आई थी यार, वो तो इनकम तो हो गई होगी, वही तो बैंक में पैसा जमा कराया था। तो बैंक ने अगर मान लो आपका टीडीएस काटा कैश विड्रॉल पे, तो जितना टीडीएस काटा वो तुम्हारी इनकम नहीं है करके, ठीक है। तो देखिए 2 इसके एक्सेप्शन है, क्या दे रखा है देखिए अगले पॉइंट में, सेक्शन 198 TDS shall also be deemed to be the income of the payee, but except TDS paid by employee on the non-monetary perquisite और TDS deducted under section 194N। अब एक बात समझना, अगर किसी का TDS कटा है तो उसका क्रेडिट कौन लेगा? अगर मेरा TDS कटा है तो मैं ही क्रेडिट लूंगा, आपका कटा है तो आप ही लोगे करके, ठीक है। तो जिसका TDS कटा है, जिसने वो TDS भरा है, उसका क्रेडिट वही लेगा। लेकिन गाइस इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला तो अगर आपके हाथ में इनकम क्लब हो रही है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरा बच्चा है 7 साल का, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, तुम्हारे जैसा बच्चा है मेरा। अब एक बात समझना, उसका अगर मान लो बैंक में कोई एफडी था और उसको कोई इंटरेस्ट मिला, तो बैंक ने जो टीडीएस काटा उसका, लेकिन उसकी इनकम तो मेरे हाथ में क्लब हो रही है, तो क्रेडिट मैं लूंगा। देखो जिसका टीडीएस कटता है उसका क्रेडिट वही लेगा जिसका टीडीएस कटा है। भाई मेरा कटा तो मैं लूंगा, आपका कटा है आप लोगे, आपके पापा का कटा है टीडीएस तो पापा क्रेडिट लेंगे। लेकिन गाइस क्या 2 एक्सेप्शन है। पहला तो अगर मान लो क्लबिंग वाला केस है तो अल्टीमेटली इनकम जिसके हाथ में क्लब हो रही है, अल्टीमेटली इनकम जिसके हाथ में क्लब हो रही है वो उसका क्रेडिट लेगा।
अल्टीमेटली इनकम जिसके हाथ में क्लब हो रही है वो उसका क्रेडिट लेगा। मतलब मेरे हाथ में क्लब हो रही है तो मैं लूंगा, आपके हाथ में क्लब हो रही है तो आप लोगे करके, जिसके हाथ में क्लब हो रही है, जिसके हाथ में क्लब हो रही है वो लेगा। तो अल्टीमेटली देखो, नॉर्मली तो जिसका टीडीएस कटा है वही वाला उसका क्रेडिट लेगा, लेकिन क्लबिंग के केस में जिसमें वो इनकम क्लब हो रही है ना वो वाला उसका क्रेडिट लेगा। तो बेटे का टीडीएस था बट इनकम मेरे हाथ में क्लब हो रही है, तो उसका, जब इनकम मेरे हाथ में आ रही है तो उसका टीडीएस का क्रेडिट भी मैं लूंगा। और दूसरा गाइस, जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स एम्प्लॉयर ने भरा था ना, उसका क्रेडिट एम्प्लॉय ले सकता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, और मैंने बोला था कि नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट वाला, बार बार मैं उस पे क्यों जा रहा हूं वो चार्ट पे, कि नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट वाला जो टैक्स था, वो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट वाले टैक्स का जो क्रेडिट है ना, वो क्रेडिट, वो वाला क्रेडिट जो है वो एम्प्लॉय ले सकता है। यहां मैंने बताया था, देखिए, कि फुल क्रेडिट अलाउड टू द एम्प्लॉय। तो इवन यहां पे नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे ये टैक्स है, ये एम्प्लॉयर ने भरा था तो भी इसका क्रेडिट है, वो एम्प्लॉय ले सकता है। तो देखिए क्या दे रखा है अगले पॉइंट पे, आ जाइए सब लोग। देखिए टीडीएस क्रेडिट अवेलेबल टू होम, तो देखिए टू हुज इनकम डिडक्शन इज मेड, जिसकी इनकम से डिडक्शन हुआ उसको क्रेडिट मिलेगा, बट दो एक्सेप्शन है। पहला, in case of clubbing, credit available to the person whose hands the income is ultimately taxable, and दूसरा, in case of tax paid by employer from own pocket on the non monetary perquisite, employee can take the credit, employee उसका क्रेडिट ले सकता है। अब एक बात बताओ, आपको मैं बताऊं, देखो जो भी टीडीएस है वो टीडीएस जमा कब तक कराना है, मैं जैसा बोल रहा हूं इस पर ध्यान देना गाइस। टीडीएस जमा कब तक कराना है, आप एक बार के लिए टीसीएस को छोड़ दीजिए, ये टीसीएस वाला कॉलम है उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए करके, ठीक है। टीडीएस पे ध्यान दीजिए। सर टीडीएस जो काटते हैं उसको जमा कब कराते हैं, अगले महीने की 7 तारीख को। अगर आपने किसी का अप्रैल में काटा तो 7 मई को जमा कराओ, अगर आपने मई में काटा 7 जून को जमा कराओ, अगर सितंबर में काटा 7 अक्टूबर को जमा कराओ, अगर आपने नवंबर में काटा 7 दिसंबर को जमा कराओ, अगर आपने फेब में काटा 7 मार्च को जमा कराओ, लेकिन मार्च में काटा वो जमा कराना है 30 अप्रैल तक। तो देखो हर महीने का ड्यूरिंग द अप्रैल से लेके फेब तक जो टीडीएस काटोगे उसको जमा कराना है गवर्नमेंट को अप टू 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 7 तारीख। लेकिन गाइस ध्यान रखना, जो मार्च का टीडीएस होता है ना, मार्च महीने का टीडीएस वो जमा कराना है 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो देखो मार्च वाले टीडीएस के लिए आपको बहुत टाइम मिलता है। तो नॉर्मली टीडीएस कब जमा कराना है, आपको याद रखना है थाला फॉर द रीजन करके, ठीक है। तो 7 इज अ थाला फॉर द रीजन ना, तो 7 इज अ थाला फॉर द रीजन। तो जिस महीने में टीडीएस काटा उसके अगले महीने की 7 तारीख, तो आपने अप्रैल में काटा तो 7 में, दिसंबर में काटा 7 जनवरी, फेब में काटा 7 मार्च, मार्च वाला एक्सेप्शन है। मार्च में काटा तो आपको 30th अप्रैल तक जमा कराना पड़ेगा, 30th अप्रैल तक आपको जमा कराना पड़ेगा। तो अगर आपने मार्च में जो काटा है वो आपको 30th अप्रैल तक जमा कराना पड़ेगा। लेकिन गाइस इसमें एक चीज ध्यान देना, जो 3 सेक्शन ऐसी है जिसमें मेरी बीवी को भी टीडीएस काटना है, और वो 3 सेक्शन कौन कौन सी थी पता है? 194, एक तो आईए करके सेक्शन थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, एक 194 आईबी सेक्शन है, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया वो, और एक 194 एम सेक्शन थी वो मिक्स वाली। ये जो 3 सेक्शन ऐसी है ना, इसमें एक और चीज बता दूं मैं आपको। देखो गाइस नॉर्मली क्या होता है पता है, कि जब आप टीडीएस काटते हो ना तो उसमें क्या होता है ना, आपको 10 नंबर लेना पड़ता है। एक नंबर होता है 10 नंबर, जैसे जीएसटी नंबर होता है, जैसे पैन नंबर होता है, टीडीएस काटने के लिए होता है 10 नंबर लेना पड़ता है। लेकिन ये 3 सेक्शन ऐसी है ना जिसमें आपको 10 नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। कहां कहां के? एक तो 194 आईए में, क्योंकि मेरी वाइफ काटेगी, 194 आईए में, 194 आईबी में, 194 एम में। तो यहां पे मेरी वाइफ को टीडीएस काटना है, तो मेरी वाइफ बेचारी कुछ करती नहीं, वो कहां 10 नंबर लेगी, 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं। इसमें सिर्फ आप पेन नंबर है आपके पास तो आप टीडीएस काट सकते हो। अब एक चीज समझना, इसमें जो है मैंने बोला पेन नंबर है तो टीडीएस काट सकते हो, और इसमें टीडीएस कब तक जमा कराना है पता है? अगले महीने के 30 डेज के अंदर अंदर, अगले महीने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको टीडीएस जमा कराना है। तो नॉर्मल वाला जो टीडीएस होता है वो तो अगले महीने की 7 तारीख, थाला फॉर द रीजन। लेकिन ये जो 3 सेक्शन है 194 आईए, 194 आईबी एंड 194 एम, इसमें मेरी बीवी है ना, आराम से जमा कराएगी। तो अगले महीने के 30 डेज के अंदर अंदर जमा कराना है। और उसमें एक स्पेसिफिक रिटर्न फाइल होते हैं इन द फॉर्म नंबर 26 QB, 26 QC एंड QD। अब ये फॉर्म नंबर याद नहीं रहे तो चलेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 आईए,
194 IB and 194 RM, then it should be deposited to the government within 30 days from the end of the month in which the deducted along with the return, ये रिटर्न भी फाइल करने पड़ते हैं along with the return अगले महीने के 30 दिन में, ठीक है। अब एक बात समझना, इसका नोट मैंने पहले भी दे रखा है सेक्शन 194M के बाद। तो अगर मैं आपको 194M के बाद एक नोट छोड़ के आ गए थे, तो 194M के बाद वाला ये वाला अगर नोट पढ़ाऊं 147 शायद पेज नंबर पे दे रखा होगा, 148 पे देखिए क्या दे रखा है। नोट फॉर सेक्शन 194 IA, IB एंड M। इन दिस सेक्शन पेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द 10 नंबर and TDS required to be deposited online to government along with the TDS written in this section within the 30 days from the end of the month in which TDS is deducted। तो गाइज ये 3 सेक्शन ऐसी है जिसमें अगले महीने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको TDS जमा कराना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, आपने TDS तो जमा करा लिया, अब आप TCS को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अगर आपने TDS तो जमा करा लिया, लेकिन सर TDS अगले महीने के 7 तारीख, अगले महीने के 7 तारीख, अगले महीने के 7 तारीख, लेकिन मार्च का TDS 30 अप्रैल तक, लेकिन टीडीएस जमा तो कराया, अब टीडीएस के रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे कि भाई आपको पूरा हिसाब देना पड़ेगा टीडीएस का। पहले तो टीडीएस पेमेंट किया है, बट फिर आपको टीडीएस का हिसाब देना पड़ेगा कि किसका काटा है, कितना काटा है, कौन सी रेट से काटा है, सब हिसाब देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं रिटर्न फाइल करना। टीडीएस के रिटर्न फाइल होते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हर क्वार्टर के बाद, क्वार्टर समझते हो ना आप, 30 ml वो वाला, ठीक है। क्वार्टर का मतलब 30 ml थोड़ी होता है, जो भी है। तो क्वार्टरली मतलब 3 मंथ का टाइम होता है, तो क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। पहला क्वार्टर एंड हुआ वो 30 जून को हुआ, तो आप एक काम करो 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर दो। दूसरा क्वार्टर सितंबर में एंड हुआ, तो आप एक काम करो 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर दो। आपका 31 दिसंबर को हुआ, तो उसके अगले महीने 31 जनवरी तक फाइल करो। एंड गाइस मार्च का जो है ना रिटर्न, मार्च वाले क्वार्टर का, वो आपको 30 अप्रैल तक नहीं फाइल करना, क्योंकि 30 अप्रैल तक कैसे करोगे आप? अप्रैल में तो टीडीएस जमा कराओगे 30 अप्रैल तक, तो मार्च का टीडीएस आप अप्रैल में जमा कराओगे, तो आप मार्च क्वार्टर का रिटर्न फाइल करो 31 मई तक। 31 मई तक आपको रिटर्न है वो फाइल करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, आपको रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। तो आपने टीडीएस तो पे कर दिया, अब टीडीएस पे करने के बाद आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। अब ये क्वार्टरली रिटर्न कैसे जाएंगे? पहला जून क्वार्टर 31 जुलाई, सितंबर क्वार्टर 31 अक्टूबर, दिसंबर क्वार्टर 31 जनवरी, मार्च क्वार्टर 31 मई। तो देखो जैसे ही क्वार्टर खत्म हुआ उसके अगले महीने की लास्ट डेट तक आपको रिटर्न फाइल करना है। जून क्वार्टर खत्म हुआ 31 जुलाई, सितंबर क्वार्टर खत्म हुआ 31 अक्टूबर, दिसंबर क्वार्टर खत्म हुआ आपका 31 जनवरी, एंड मार्च क्वार्टर खत्म हुआ 31 मई। 30 अप्रैल नहीं, 31 मई है, तब तक आपको ये रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। और अगर आपने ये रिटर्न लेट फाइल किए तो हर दिन का 200 रुपया लगेगा। अगर ये रिटर्न आपने लेट फाइल किए तो बेटा आपको 200 रुपया पर डे का फीस लगेगा। अंडर सेक्शन 234E का एक फीस लग जाता है। अब एक बात समझना, ये अगला जो पॉइंट बता रहा हूं ना, ये अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, इंटरमीडिएट में ये नहीं पूछा जाता। बट ये क्या है, एक बात बताऊं, आपने जो रिटर्न फाइल किया, आपका रिटर्न जाएगा कहां? आपने ऑनलाइन फाइल किया होगा, तो ऑनलाइन ये रिटर्न जाता है बैंगलोर। बैंगलोर में एक सीपीसी बना रखा है। सीपीसी का मतलब है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर करके, सीपीसी बैंगलोर में बना रखा है। आप अगर कभी जब सीए फाइनल में आओगे तो ये चीजें समझ में आएगी। बैंगलोर में एक सीपीसी बना रखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। वो क्या करता है? आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग करती है। आपका जो रिटर्न है वो आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग करती है। क्या करती है? प्रोसेसिंग करती है। और वो रिटर्न में 2 तरह की अगर कोई गलती आए तो वो निकाल देते हैं। एक तो अगर उसमें कोई अरिथमेटिक एरर हो गया, अरिथमेटिक एरर मतलब तुमने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया तो, या कोई आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम ले लिया। इनकरेक्ट क्लेम का मतलब होता है आपने कुछ गलत क्लेम ले लिया तो अगर कोई अरिथमेटिक एरर हो गया या आपने इनकरेक्ट क्लेम ले लिया तो वो क्या करेंगे? इसको सुधार देंगे। अरिथमेटिक एरर या इनकरेक्ट क्लेम को सुधार देंगे। क्या कर देंगे? सुधार देंगे। क्या करेंगे? सुधारेंगे। और सुधारने के बाद आपको इंटीमेशन भेज देंगे कि चलो ये हमने करेक्ट कर लिया है। और अगर आपसे कोई डिमांड लेनी है तो डिमांड लेंगे, और आपको कोई रिफंड देना है तो रिफंड दे दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग वाली सेक्शन। अब ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ये इंटरमीडिएट के लिए नॉट रिलेवेंट करके मैं एक बार रीड करके इसको छोड़ देता हूं। देखिए क्या दे रखा है, TCS return file shall be processed electronically in the following adjustment shall be made: rectification of arithmetic error or incorrect claim apparent on the record.
और फिर एन इंटीमेशन विल बी प्रिपेयर स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ डिमांड, अगर कुछ आ रहा है, रिफंड कुछ आ रहा है, अलोंग विद द इंटरेस्ट फीस वगैरह आपने अगर सही नहीं पे किया है, और विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फाइल। तो जिस ईयर में रिटर्न फाइल किया था उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर आपको ये इंटीमेशन आ जाएगी। इस पे आप क्रॉस मार दीजिए, मैं बताऊं ये आपके लिए नहीं पूछा जाता, ये आप चाहिए तो पास में क्रॉस मार दीजिए, नॉट रिलेवेंट फॉर द इंटरमीडिएट एग्जाम, ये इंटरमीडिएट के लिए नहीं पूछा जाता। ये डेट्स तो अगर आप याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं रख पाओ तो डेट तो ध्यान रखने का, अगले महीने की 7 तारीख कभी कोई एमसीक्यू वगैरह आ गया तो डन। उसके बाद एक और सेक्शन है, इसको भी आप जो है क्रॉस मार दो पास में, कोई ज्यादा जरूरी है नहीं ये सेक्शन, क्रॉस मार दो 201। अब जो है वो मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा ये वाली, जिसको आपको ध्यान देना है और जिसका क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पहले एक बार आया था और इंस्टीट्यूट ने मटेरियल में भी दे रखा है इसका क्वेश्चन। तो मैं आपको ये वाली सेक्शन है वो ढंग से पढ़ाऊंगा, 2011A करके, इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन और लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस। ये सेक्शन क्या बोलती है पता है, कि अगर आपने टीडीएस लेट काटना था आज और आपने काटा लेट, तो जितना लेट काटा ना उस पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा, और काटने के बाद जमा कब कराना था, अगले महीने की 7 तारीख को। आपने अगर लेट जमा कराया तो उस पे 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। इतना आपको ध्यान देना है। मैंने क्या बोला, देखो अगर आपने टीडीएस लेट काटा या लेट जमा कराया, अगर आपने लेट काटा तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से आपको इंटरेस्ट लगेगा, जब काटना चाहिए था वहां से लेके और जब काटा वहां तक। एंड अगर आपने लेट जमा कराया तो जब काटा वहां से लेके और जब आपने जमा कराया वहां तक आपको 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। इसका अपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी इस वाले पॉइंट में बैठेगी। अपन थोड़ी देर में क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो पहले लेट डिडक्शन पे इंटरेस्ट कितना लगता है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन अमाउंट ऑफ टीडीएस फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस वॉज डिडक्टेबल टिल द डेट ऑन विच टीडीएस एक्चुअली डिडक्टेड। मतलब जिस दिन काटना था उस दिन से लेके और जिस दिन काटा उस पे 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट। एंड लेट पेमेंट मतलब 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन अमाउंट ऑफ टीडीएस फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस इज एक्चुअली डिडक्टेड टिल द डेट ऑन विच सच टैक्स इज एक्चुअली पेड। अपन इसको जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक इसको समझेगा नहीं। एक काम करो, आप आ जाओ अपने कंपाइलर में और अपने कंपाइलर में क्वेश्चन नंबर दे रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, बट करेंगे इसको बुक में करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 167, एंड यू नो दैट 167 की टोटल भी 14 होती है भाई साहब, और 14 को डिवाइड करते हो तो थाला फॉर द रीजन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ और देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, एन अमाउंट ऑफ 40,000 was paid to Mr. X on the 1st July 2024 towards the fees for professional service without deduction of tax at source। ए भाई, आपने X को पेमेंट किया, 40,000 का पेमेंट किया विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन 1st जुलाई 2024। एक बात बताओ बेटा, आपने 1st जुलाई 2024 को किसी को 40,000 का प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया, तो प्रोफेशनल फीस अगर 30,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। और इस पे टीडीएस कितना काटना चाहिए था पता है? टीडीएस आपको पता रहेगा 10% की रेट से काटना चाहिए, तो 4,000 का टीडीएस काटना चाहिए था, बट आपने टीडीएस काटा ही नहीं। आप तो बेशर्म हो, आपने टीडीएस काटा ही नहीं, टीडीएस नहीं काटा। लेकिन आगे जाके क्या हुआ समझना। हम सबसीक्वेंटली अनदर पेमेंट of 50,000 was due on the 28 Feb 2025। अब हुआ क्या, आपका 28 फरवरी 2025 को एक 50,000 रुपए का और पेमेंट था। तो कब था ये? 28 Feb 2025 को एक 50,000 का प्रोफेशनल फीस और दिया,
और आपने क्या किया पता है, फ्रॉम विच 10% अमाउंटिंग 9,000 ऑन द एंटायर अमाउंट 90,000 वॉज डिडक्टेड। अब आपने क्या किया, इस पे पूरे पे टीडीएस एक साथ काट लिया। आपको देखो इस पे जो टीडीएस काटना था वो आपको 10% की रेट से 5,000 काटना था, बट आपने क्या किया, पूरा टीडीएस काट लिया। मतलब पूरा टीडीएस आपने 9,000 का टीडीएस काटा, और वो कब काटा, 28 फेब 2025 को। अब एक बात बताओ, 28 फेब को काटा तो आपको 7 मार्च तक जमा कराना है, बट आपने जमा कब कराया, टीडीएस डिपॉजिटेड ऑन द 22 जून 2025 को जमा कराया। आपने इसको जो डिपॉजिट कराया ना वो 22 ऑफ द जून 2025 को जाके डिपॉजिट कराया। तो बेशर्मो देखो आपको यहां पे ब्याज कैसे लगेगा करके, ठीक है। तो मैं आपको ब्याज है वो एक काम करता हूं कि मैं आपको जो ब्याज है वो वहीं से सिखा लेता हूं अपन एक ब्लैंक पेपर पे, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि ब्याज कैसे लगेगा। तो देखिए सब लोग इधर देखो, ये मेरा क्वेश्चन हुआ, समझने की कोशिश करना करके, ठीक है। देखो ये हमारा क्वेश्चन यहां पे आ गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक बार देख लेना फिर आप कॉपी कर लेना, ठीक है। इधर देखो सबसे पहले हम सीख रहे हैं इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन, भाई क्या हुआ मेरा, ये चल क्यों नहीं रहा है, पेंसिल चार्ज नहीं है क्या, इंटरेस्ट रुकना, एक मिनट चार्ज होने दो। अरे भाई क्या हुआ, बोलते हैं हाथ से लिखो, हाथ से ही तो लिख रहा था इतनी देर, थोड़ी पैर से लिख रहा था। खजूर पेंसिल में कचरा आ गया, कचरा। अब हो गई सेट। चलो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2011A करके, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2011A। अब एक बात समझना, ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले अगर आपने टीडीएस लेट काटा तो देखो मेरी बात सुनना, सबसे पहले मैं लूंगा इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अगर आपने टीडीएस लेट काटा, एक बात बताओ, आपने पहली बार एक्स को जो पेमेंट किया था वो कब किया था, 1 जुलाई 2024 को किया था। तो जब आप पेमेंट करते हो या क्रेडिटिंग द पार्टी व्हिचएवर इज अर्लियर, तब टीडीएस काटना था। तो आपने 1 जुलाई को पेमेंट किया तो भाई टीडीएस काट लेते ना, बट आपने टीडीएस 1 जुलाई को नहीं काटा। आपने टीडीएस कब जाके काटा है पता है, 28 फेब 2025 को काटा है। तो आपने लेट डिडक्शन किया है, और कितना टीडीएस लेट काटा है, ये 4,000 ना, क्योंकि आपको ये 4,000 का टीडीएस 1 जुलाई को काट लेना था, आपने 28 फेब को काटा, तो आपने लेट डिडक्शन किया, तो यहां पे इंटरेस्ट लगेगा। तो गाइस आपका 4,000 का अमाउंट जो टीडीएस कम नहीं काटा था, लेट डिडक्शन हुआ, मल्टीप्लाई बाय 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब एक बात समझना,
यहां पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। और कब से कब तक लगेगा पता, कितना लेट काटा, कितना टाइम लेट हुआ। तो देखो आपको टीडीएस काटना था ऑन द 1 जुलाई 2024 और आपने टीडीएस काटा 28 फेब 2025 को। तो बाबू आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो अगर काउंट करोगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां पे आप देखेंगे तो आपको 9 मंथ का इंटरेस्ट लग गया। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट 1% की रेट से कितना आएगा, 4000 मल्टीप्लाई बाय, तो आपका 360 रुपीज का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपका 4000 मल्टीप्लाई बाय जितना टीडीएस लेट काटा 1% मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ का, तो 360 का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। 8 मंथ कैसे आया रे, 9 मंथ आएगा ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब। अरे सर 8 मंथ ही होता है, आपको काउंट करना तो आता है नहीं करके, ठीक है। देखो सर ऐसे काउंट तो यहां तक कर रहे हो करके और उसके बाद बोलते हो 9 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। सर 8 मंथ मैं ना जानबूझ के गलत करता हूं जिससे मुझे पता चले तुम्हारा ध्यान है या नहीं है करके, ठीक है। तो 8 मंथ का इंटरेस्ट है वो लगेगा, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ, तो 320 रुपए का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। सर रात को है ना, क्या है, क्या ज्यादा पी रखी थी क्या? मैं पीता वेता नहीं हूं भाई, इधर देख लो। उसके बाद में दूसरा इंटरेस्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट। तो ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। अब इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, टीडीएस अगर लेट डिपॉजिट कराया, अब मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, एक हजूर मेरी तरफ देखना, इधर देख। अब 28 फेब 2025 को अगर टीडीएस काट लिया है तो आपको जमा कब कराना है, 7 मार्च तक। अगर आपने इस डेट को 9000 पूरा टीडीएस काट लिया, इस पे दोनों का मिला के, तो आपको जमा कराना था 7 मार्च 2025। अगर 7 मार्च 2025 तक जमा करा लिया होता तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, बट आपने तो जमा कराया 22 जून 2025, तो आपने लेट जमा कराया। तो बाबू इसमें आपको 9000 रुपीज के टीडीएस पे 1.5% इंटरेस्ट लगेगा। गवर्नमेंट का पैसा दबा के बैठे हो तुम, काट लिया टीडीएस बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहे हो। तो 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, उस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इसमें पीरियड इंटरेस्टिंग है। देखो अगर इस डेट को जमा कराते, इस डेट को आपने काटा है तो आप जमा कराते 7 मार्च को, तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर आप 7 मार्च के बाद में जमा करा रहे हो, 7 मार्च के बाद में जमा करा रहे हो तो इंटरेस्ट लगेगा। बट इंटरेस्ट कब से लगेगा, क्या 8 मार्च से लगना चालू होगा इस डेट के बाद में, या फिर इंटरेस्ट जिस दिन से लगेगा जब टीडीएस काटा था? राइट आंसर इज इंटरेस्ट तब से लगेगा जब टीडीएस काटा था। ऐसा नहीं होगा यहां पे कि भाई साहब देखो इस डेट को आपने काटा है तो आप अगर 7 मार्च 2025 तक जमा करा लेते तो भैया इंटरेस्ट नहीं लगता। बट अगर आप 7 मार्च के बाद में जमा करा रहे हैं तो इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इंटरेस्ट 8 मार्च से नहीं लगेगा। इंटरेस्ट कब से लगेगा, जब आपने टीडीएस काटा था। तो आपने टीडीएस काटा था दैट इज फ्रॉम द 28 फेब 2025 से लेके और 22 ऑफ जून 2025 तक का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। तो देखिए अगर आप इसमें मंथ काउंट करोगे कितने मंथ हुए, तो देखो 28 फेब से लेके और 27 मार्च 2 महीने, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो आप ले लीजिए यहां 4 मंथ का इंटरेस्ट। तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 1.5% मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ, इट्स 540। तो आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया 860। चलो डन, कॉपी मारो अगर कॉपी करना है तो। तो 860 सॉल्यूशन में भी दे रखा है, बट आपको तो भी डेट वगैरह के साथ मैंने बताया आपको। नींद आ रही है, गाने गाओ।
कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, आओ आओ राजा, आओ राजा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, मूड बनाओ ताजा ताजा, आओ राजा। हाँ जी, कॉपी करो कॉपी करो। No. Hello, darkness, my old friend. She's really good. डन। चलो अब सब समझ में आ गया करके, ठीक है। चलो अब इधर देखो सब, ऑल पीपल पे अटेंशन। अब हम चालू करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है टीसीएस। बोलो टीसीएस। एक कॉन्सेप्ट चालू करने वाले हैं जिसका नाम है टीसीएस। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। एक बात बताओ, आपने जीएसटी में भी टीसीएस था ऐसा पढ़ा था क्या? जीएसटी में भी टीसीएस था ऐसा कुछ पढ़ा था? जीएसटी में भी टीसीएस था ऐसा कुछ था? जीएसटी में टीसीएस वीसीएस था क्या तुम्हारे? नहीं था। टीसीएस, एक किसी को पता है टीसीएस होता क्या है? सर टीडीएस का रिटर्न कौन फाइल करेगा? पेयर करेगा ना भैया, पेयर। सर कल पक्का ऑफलाइन, कल पक्का साइली, कल ऑफलाइन पार्टी करेंगे हम लोग, ठीक है। दैट इज डन फ्रॉम माई साइड, पार्टी फ्रॉम माई साइड, ठीक है। बट तुम, ये साइली मेरे घर पे आई, पता है तुमको? मतलब साइली नहीं घर पे आई, सब लोग घर पे आए थे, 30 लोग। साइली को कुछ भी काम नहीं किया और वहां मैगी खा के चली गई घर पे आके, और मैगी खा के चली गई और चाय भी पी के चली गई, और बर्तन धोने का बोला तो करे ही नहीं, बर्तन ही धोए करके, ठीक है। वहां बैठी बैठी लड़कों को फोन लगा रही थी। चलो अब एक बात समझना, टीसीएस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, बढ़िया मस्त वाली चीज है, आपको मजा आ जाएगा। चलो इधर देखो टीसीएस क्या होता है। तो गाइस टीसीएस क्या होता है पता है आपको? टीसीएस क्या होता है? एक तो था टीडीएस। टीडीएस क्या था? टीडीएस का फुल फॉर्म था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब किसी को जब आप पेमेंट कर रहे हो तो उसका काट लो उसमें से, किसी को जब आप पेमेंट कर रहे हो तो उसका काट के गवर्नमेंट को जमा करा दो, दैट वाज टीडीएस। अब टीसीएस क्या होता है पता है तुमको? एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। जैसे गाइस आपको पता है एक यूबी ग्रुप करके कंपनी है, यूबी ग्रुप। और यूबी ग्रुप जो है वो क्या बनाती है? दारू बनाती है। क्या बनाती है? दारू। सर सुबह सुबह घर वाले सुनेंगे ना, आप क्या पढ़ा रहे हो? बट मैं क्या करूं बाबू, मतलब जो है वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर बुक में है, कॉन्सेप्ट में है, वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो यूबी ग्रुप करके एक कंपनी है और वो यूबी ग्रुप क्या करती है? दारू बनाती है। क्या बनाती है? दारू। दारू 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 समझते हो? दारू, हाँ। अल्कोहलिक लीकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन बनाती है यूबी ग्रुप। यूनाइटेड बेवरेज, किंगफिशर बियर बनाती है एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब समझना हुआ क्या? ये यूबी ग्रुप क्या करती है कि ये दारू बेचती है, ये रिटेलर को बेचती है, ये रिटेलर को बेचती है, और रिटेलर होलसेलर रहते हैं, वो फिर ग्राहक को बेचते हैं, बेवड़े लोगों को बेचते हैं। अब एक बात समझना, इसने क्या किया? एक वाइन की दुकान है जिसका नाम है साइली वाइन्स। ये वाइन साइली वाइन्स, तो साइली वाइन्स करके एक दुकान का नाम है। और यूबी ग्रुप ने क्या किया? देखो यूबी ग्रुप जो है वो सब दारू की जो बोतल है करके, ठीक है, दारू की बोतल है, दारू जो बेचेगी वो किसको बेचेगी? साइली वाइन्स को बेचेगी। साइली वाइन्स बेवड़े लोगों को बेचेगी करके, ठीक है। तो देखो यहां पे यूबी ग्रुप ने मान लो साइली वाइन्स को गुड सेल किया, दैट इज अल्कोहलिक लीकर सेल किया, और अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो सेल किया। अगर मान लो इसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपीस है, 1 लाख रुपीस वैल्यू है। अब इसमें वैल्यू पे मान लो इसमें जो भी टैक्सेस वैक्सेस लगेंगे वो तो लगेंगे ही लगेंगे। इस वैल्यू के साथ में बेटा ये यूबी ग्रुप है ना, साइली से 1% की रेट से टीसीएस भी ले लेंगे।
और 1000 रुपीज का टीसीएस ले लेंगे, और बेटा यहां पे यूबी ग्रुप वाले जो है वो 1,01,000 है वो साइली वाइन से ले लेंगे, और ये 1000 है ये टीसीएस यूबी ग्रुप वाले कलेक्ट करेंगे, एंड ये 1000 है ये फिर गवर्नमेंट को जमा करा देंगे, ये जो है वो गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टीसीएस। टीसीएस का मतलब, देखो टीडीएस में क्या हो रहा था कि जब आप पे कर रहे हो और तो आपको काटना है उसका, यहां पे क्या है आप कलेक्ट कर रहे हो, और आप कलेक्ट कर रहे हो और आगे वाले का टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हो, मतलब आप जो कलेक्ट कर रहे हो ना उसमें आगे वाले का टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हो, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टीसीएस। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टीसीएस। तो अब आपको समझ में आया टीसीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मतलब आप एक बात बताओ, यहां यूबी ग्रुप वाले जो है वो साइली को दारू बेचते हैं, साइली वाइन्स को, वाइन शॉप है यहां पे वाइन शॉप है, तो वाइन शॉप को दारू बेचते हैं, तो उसके साथ साथ में आगे वाले का जो है, देखो वाइन्स का पैसा तो लेंगे ही, दारू का पैसा लेंगे, अब उसके साथ साथ में 1% की रेट से टीसीएस भी कलेक्ट कर लेते हैं, और ये 1% टीसीएस फिर यूबी ग्रुप गवर्नमेंट को जमा करा देगा। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। बेटा वेद ज्यादा पर्सनल नहीं हो रहे हो मैसेज में करके, ठीक है, कि साइली बेबी वगैरह बोल रहे हो, ये पहली चीज तो वेद होगा ही नहीं, ये दूसरा ही कोई बंदा रहेगा जो नाम चेंज करके ये वही वाली एंजल प्रिया वाले लोग है करके, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि टीसीएस कॉन्सेप्ट क्या होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मतलब आप जब किसी को कोई गुड्स बेच रहे हो तो उस गुड्स के साथ में आपने किसी को गुड्स बेचा, तो गुड्स का जो कंसिडरेशन लोगे ना, उस कंसिडरेशन के साथ में आगे वाले से आप टैक्स भी कलेक्ट कर लोगे, आगे वाले से आप टैक्स भी कलेक्ट कर लोगे। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टीसीएस। आपको समझ में आया कि नहीं आया? आंसर इज यस, आया करके, ठीक है। हाँ बेटा इसमें क्या होता है, मानस एक बात बताना, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, जिससे ट्रैकिंग हो पाए, क्योंकि ये दारू की दुकानें वाले होते हैं, ये लोग तो सब कैश में सेल करते हैं, ये लोग तो झोल करते होंगे, ये तो टैक्स भरते ही नहीं होंगे, तो ट्रैक करने के लिए देखो इससे पता चलेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास जब इंफॉर्मेशन जाएगी कि यूबी ग्रुप से साइली वाइन्स ने 2 करोड़ का दारू खरीदा है, तो साइली वाइन्स की सेल भी फिर 2 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सब ट्रैक करने के लिए ऐसा होता है, ये सिर्फ ट्रैक करने के लिए ऐसा होता है, जिससे पता चल पाए ना कि दारू की दुकान वाला जो है इसने कितना पैसा कमाया होगा। तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टीसीएस। अब एक बात समझता, टीसीएस है वो बहुत लिमिटेड चीजों पे लगता है, हर चीजों पे नहीं लगता, ओनली लिमिटेड चीजों पे लगता है करके, ठीक है। देखो अब बोलोगे टीडीएस टीसीएस में फर्क क्या? टीडीएस क्या होता है, जब आप किसी को देखो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आपकी जो इनकम हो रही है वहीं सोर्स पे टैक्स डिडक्ट कर लेते, दैट इज कॉल्ड टीसीएस, सॉरी टीडीएस। ये क्या है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। कि भाई एक बात बताओ, ये दारू इसको बेचा और इसने दारू खरीदा, अब इसका सोर्स है कि भाई ये दारू बेच के पैसा कमाएगा, तो ये अपना टैक्स पहले ही इसको थोड़ा कलेक्ट करा लेगा। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टीसीएस। तो इन सिंपल वर्ड होता क्या है कि जो सेलर होता है ना, वो सेलर बायर से, जब बायर से गुड्स का पैसा लेता है उसके साथ साथ आगे वाले का कुछ टैक्स भी ले लेगा। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टीसीएस करके, ठीक है। अब एक बात समझना, टीसीएस की जो सबसे पहली सेक्शन है गाइस, दैट इज द सेक्शन 206C सब सेक्शन 1, और यहां पे सेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगी 206C, उसकी सब सेक्शन चेंज होती रहेगी। सबसे पहले 206C क्या बोलती है, सब सेक्शन 1, इसमें बेटा टोटल 5 गुड्स कवर होते हैं। कौन कौन से 5 गुड्स समझने की कोशिश करना, मस्त वाली चीजें यहां पे कवर होती है। सबसे पहला कि अगर मान लो सबसे पहला आता है तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स, और तेंदू लीव्स पे टीसीएस की रेट है 5%। तेंदू लीव्स है, तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स का मतलब होता है बीड़ी पत्ता, बीड़ी समझते हो ना, हाँ बीड़ी 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 जिस पत्ते में आती है दैट इज कॉल्ड तेंदू लीव्स। तेंदू लीव्स पे टीसीएस की रेट 5%, ठीक है। गांजा नहीं रे, बीड़ी, बीड़ी पत्ता करके 5% टीसीएस की रेट। तेंदू लीव्स बीड़ी 5 रुपए में मिल जाती है, 5%। उसके बाद में गाइस जो भी टिम्बर होता है, टिम्बर, टिम्बर मतलब जो लकड़ा वगैरह है, तो टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उस पे टीसीएस का रेट 2.5%। टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे टीसीएस का रेट है वो 2.5%। उसके बाद में जो तुमका एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब जो बेवड़े लोगों के पीने का दारू, उस पे टीसीएस का रेट 1% है। उसके बाद में
जो तुम्हारा स्क्रैप रहता है, स्क्रैप 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 होता है ना, स्क्रैप स्क्रैप जैसे मशीन वगैरह का जो स्क्रैप निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। जो स्क्रैप रहता है ना, उस पे 1% की टीसीएस रेट है। एंड गाइस, कुछ मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स में जो कोयला होता है, कोल, उसके साथ साथ में तुम्हारा लिग्नाइट एंड आयरन ओर, ये जो 3 वाले मिनरल्स है, उस पे टीसीएस का रेट है वो 1% है। तो देखो बेटा, सबसे पहले 206C सबसेक्शन 1 5 आइटम पे टीसीएस की बात करता है। कौन कौन सी 5 आइटम? सबसे पहला तेंदुलीस, बीड़ी पत्ता। बीड़ी भाई, बीड़ी पत्ता समझते हो? बीड़ी पत्ता 5 रुपए में बीड़ी मिल जाती है, 5% टीसीएस का रेट। टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उस पे 2.5% टीसीएस रेट। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बेवड़े लोगों के पीने का दारू करके, ठीक है, एकदम वो वाले लोग, ठीक है, उस पे 1%। स्क्रैप पे आपका 1%। एंड मिनरल दैट इज कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर, उस पे आपका 1% की रेट से टीसीएस रहेगा। अब एक काम करो, इसको आप कैसे याद रखोगे? आपको आइटम बहुत अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है, तो इसका शॉर्टकट रहेगा मस्त करके। क्या रहेगा? मस्त। तो मस्त वाली आइटम पे टीसीएस आएगा। ये मस्त वाली आइटम कौन कौन सी है? तो इसका शॉर्टकट रहेगा मस्त में एम का मतलब मिनरल्स, ए का मतलब अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एस का मतलब स्क्रैप, और टी का मतलब तेंदू लीव्स एंड टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो मस्त करके MASTT, मस्त। मस्त वाली जो आइटम है उस पे आपका टीसीएस रहेगा। तेंदू लीव्स पे 5%, टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे 2.5%, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे 1%, स्क्रैप पे 1%, मिनरल्स में जो कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर है, उस पे आपका 1% की रेट से टीसीएस आएगा। तो जो सेलर रहेगा वो क्या करेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा किससे? बायर से। कौन सी रेट से? ये रेट जो दे रखी है उस रेट से। तो देखिए, आ जाइए सब लोग टीसीएस वाले टॉपिक पे, और यहां पे लास्ट में एक सेक्शन मैंने अभी छोड़ी है, इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आ जाइए सब लोग, टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो देखिए, सबसे पहले कौन है यहां पे? तो सेक्शन 206C सबसेक्शन 1, सेल ऑफ गुड्स। कौन कौन सा? तेंदू लीव्स 5%, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट 2.5%, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1%, स्क्रैप पे 1%, मिनरल बीइंग कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर 1%। अब इसमें सेलर काटता है, सेलर जो है वो कलेक्ट करेगा। सेलर जो है वो बायर से पैसा लेगा, उसके साथ साथ उसका टैक्स भी ले लेगा। अब एक बात समझना, इसमें सेलर कौन होना चाहिए? कोई भी सेलर चलेगा, बीबी सर की वाइफ को छोड़ के। अब एक बात बताओ, मेरी वाइफ अगर दारू बेच रही है, मेरी वाइफ तेंदू लीव बेच रही है, बेचारी वो कैसे टीसीएस कलेक्ट करेगी? तो मेरी वाइफ को यहां टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। तो सेलर इज एनी पर्सन but other than individual HUF, but individual HUF also required to collect the TCS if last year turnover more than 1 crore और gross receipt more than 50 lakh। अब एक बात समझना, बायर कौन है? तो बायर गाइस कोई भी बायर है, एनी पर्सन। लेकिन गाइस ये लोग अगर ये खरीद रहे हैं ना, तो इनका टीसीएस नहीं आएगा। कौन कौन खरीद रहा है? बायर हु बाय सच गुड्स फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन। अगर मान लो आप ये चीजें पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो, आप जो है वो ये चीजें जो है वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो। जैसे आप दारू की दुकान पे गए और बोला 200 रुपए में, आयुष गया दारू की दुकान पे, बोलता 200 रुपए की दारू दो। अब 200 रुपए की दारू दी तो आगे वाला उससे 1% टीसीएस नहीं मांगेगा, 2 रुपए टीसीएस दे मुझे, ठीक है, नहीं मांगेगा। अगर आप ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो ना, तो टीसीएस नहीं आएगा। या फिर मान लो आपको बहुत ठंड का टाइम था और आपको कोयले चाहिए थे जलाने के लिए, तो आप कहीं पे गए और 2 किलो कोयले लेके आ गए, तो वहां टीसीएस नहीं आएगा। यहां टीसीएस सिर्फ होलसेल में आएगा। जो होलसेल होता है, जैसे मैंने बोला यूबी ग्रुप ने अगर मान लो साइली वाइन्स को बेचा, वहां टीसीएस आएगा। लेकिन आप अगर पर्सनल कंजम्पशन पे जाके 200 रुपए की दारू लेके आते हो, तो उस पे आपका टीसीएस नहीं आएगा। अगर घर वाले सुनेंगे ना ये लेक्चर, बोलेगा बंदा क्या पढ़ा रहा है सुबह सुबह दारू की चीजें, बट मैं क्या करूं भाई, जो है करके, ठीक है, जो है मैं क्या कर सकता हूं उसमें? मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो देखो, बायर हु बाय सच गुड्स फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन, मतलब आयुष ने खरीदा जाके दारू 200 रुपए का, तो टीसीएस नहीं आएगा। दूसरा, पब्लिक सेक्टर कंपनी खरीदती है, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो अगर खरीदती है तो टीसीएस नहीं आएगा। एग्जांपल के लिए कोल इंडिया, आपको पता है कोल इंडिया है वो गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, अगर वो खरीदती है तो टीसीएस नहीं आएगा। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे कोल इंडिया है, वो कोल इंडिया खरीदती है तो टीसीएस नहीं आएगा। उसके बाद में गाइस, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है दारू, ये सब बीड़ी पत्ते वगैरह ये सब खरीदती है, मस्त वाली आइटम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार या फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार, ठीक है, तो वो खरीदती है।
या कोई भी एम्बेसी खरीदती है, हाई कमीशन खरीदते हैं, लेगेशन खरीदते हैं, कॉन्सुलेट्स खरीदते हैं, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन एंड क्लब्स वगैरह खरीदते हैं, तो उस पर टीसीएस नहीं आएगा। आप बोलोगे ये क्लब्स का मतलब क्या होता है? ये क्लब्स का मतलब वही डिस्को वाले, डांस वाले क्लब नहीं बाबू। ये क्लब का मतलब क्या होता है पता है तुमको? जो लायंस क्लब है या जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं वो अगर खरीदेंगे तो भैया टीसीएस नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना। 3 केसेस में टीसीएस नहीं आएगा। कहां का टीसीएस नहीं आ रहा है? क्योंकि बायर में लिखा है एनी पर्सन बट अदर देन, ये लोग खरीदेंगे तो टीसीएस नहीं आएगा। कब? अगर आप या तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो करके तो टीसीएस नहीं आएगा। दूसरा, पब्लिक सेक्टर कंपनी खरीद रही है तो टीसीएस नहीं आएगा। और तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्बेसीज वगैरह जो होती है, एम्बेसीज, फॉरेन एम्बेसीज वगैरह होती है, कॉन्सुलेट्स वगैरह होते हैं, ये ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, ये मतलब सब फॉरेन के लोग जो इंडिया में है वो खरीदेंगे तो टीसीएस नहीं आएगा। क्लब्स खरीदेंगे तो टीसीएस नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, अगर आप ये खरीदते हो, अगर आप जो है ये सामान खरीदते हो, अगर आप ये सामान खरीदते हो, अगर आप ये वाला सामान खरीदते हो एंड अगर आप इसको यूज करने वाले हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनदर गुड्स में, मतलब आप रेजिडेंट पर्सन हो, आप ये सामान मस्त वाली आइटम खरीद रहे हो और ये आइटम को आप यूज करने वाले हो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनदर गुड्स, और आप ये डिक्लेरेशन दे देते हो कि भाई देखो ये सामान को हम खरीद के किसी और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाले हैं, तो टीसीएस नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कंपनी का नाम सुना रेनबेक्सी। रेनबेक्सी दवाई बनाती है, तो दवाई बनाने में दारू का यूज होता होगा, दवाई बनाने में दारू लगता होगा, खांसी की दवाई में दारू आता है, ऐसा सुनने में आया, मेरे को भी पता नहीं आता है नहीं आता। तो मान लो दवाई बना रहे हैं, तो दवाई बनाने के लिए अल्कोहलिक लीकर खरीदा और वो अगर दवाई बनाने में यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ उसमें यूज हो रहा है, तो बेटा टीसीएस नहीं आएगा। अगर ये डिक्लेरेशन दे देते हैं कि हमारे दवाई बनाने में ये दारू यूज हो रहा है, तो टीसीएस नहीं आएगा। या फिर पावर जनरेशन में यूज हो रहा है, जैसे मान लो अदानी पावर है और उसने कोयला खरीदा और वो कोयले से पावर जनरेट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में टीसीएस नहीं आएगा। तो वहां पे टीसीएस नहीं आएगा। तो देखिए टीसीएस कहां कहां पे नहीं आएगा, तो देखिए नो टीसीएस इफ रेजिडेंट बायर फर्निश अ डिक्लेरेशन टू द सेलर that goods are to be utilized in the manufacture or production of any article or for the generation of the power, तो टीसीएस नहीं आएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या है उसको छोड़ दीजिए, बाद में समझ में आएगा। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? स्क्रैप मींस अगर कोई वेस्ट है from the manufacturing or mechanical working of material and which is definitely not usable as such उसको यूज नहीं कर सकते, that is called scrap due to the breakage or cutting up or wear and tear or any other reason से उसको यूज नहीं कर सकते, that is called your scrap। तो scrap उसको बोलते हैं। scrap का मतलब ऐसी चीज जो आपके मैकेनिकल वर्किंग से निकली है और उसको as such आप यूज नहीं कर सकते, that is called scrap। डन, कचरा, यू कैन से दैट करके, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन 206C सबसेक्शन 1। एक और इतनी सी सेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको दे रहा हूं ब्रेक। नेक्स्ट सेक्शन है 206C 1C। ये क्या बोलती है पता है? कि अगर आपने किसी को कोई भी माइन से या पार्किंग लॉट है या टोल प्लाजा भाड़े पे दे दिया, लीज पे दे दिया, तो आगे वाले से जो लीज का पैसा मिलेगा ना, उसके साथ साथ में आप उसका 2% की रेट से टीसीएस भी कलेक्ट करो। देखो क्या बोला हुआ है 206C 1C में, अगर आप लीजिंग करते हो या लाइसेंसिंग करते हो या ट्रांसफरिंग एनी राइट और इंटरेस्ट इन द पार्किंग लॉट किसी को दे दिया, या टोल प्लाजा किसी को दे दिया, या माइंस एंड क्वेरी किसी को दे दी। माइंस होती है ना जो कोल माइंस वगैरह, आपको पता है लीज पे मिलती है। तो बेटा आगे वाले से जो पैसा ले रहा है वो बंदा क्या करेगा, जिसको दी है लीज पे, उससे उसके पैसे के साथ साथ में 2% की रेट से जो है वो क्या करेगा, आगे वाले का टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। लेकिन यहां पे माइंस का मतलब, यहां पे माइंस में कोई भी माइन चलेगी, लेकिन माइंस में ध्यान रखना यहां पे आपकी मिनरल ऑयल की माइंस नहीं आएगी, जो नेचुरल गैस मिनरल ऑयल की माइंस का मतलब कोल माइंस है या फिर जो पत्थर निकालने की माइंस होती है, वो अगर आप किसी को लीज पे देते हो और उसका जो पैसा मिलेगा तो उस पर 2% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है झारखंड में बहुत कोयला निकलता है, तो झारखंड की गवर्नमेंट क्या करती है, वहां की कंपनियों को माइंस दे देती है लीज पे और बोलती है 5 करोड़ दो। तो 5 करोड़ रुपया लीज पे माइंस दी, 5 करोड़ लिया, उसके साथ साथ में 2% की रेट से टीसीएस भी लेना है।
या गवर्नमेंट का एक टोल प्लाजा है, गवर्नमेंट ने क्या किया, को टोल प्लाजा किसी को दे दिया, बोला चलो आप लीज पे पैसा दो हर महीने इतना, तो हर महीने के साथ साथ में 2% की रेट से टीसीएस भी कलेक्ट करना है। सर यहां पे कलेक्टर कौन होगा, सेम जैसा अपन ने 2060 सबसेक्शन 1 में बोला था, मींस एनी पर्सन अदर देन बीबी सर की वाइफ। कलेक्टी कौन होगा, मींस किसने लीज पे लिया है, एनी पर्सन अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब गवर्नमेंट कंपनी, अगर वो लीज पे लेता है तो यहां टीसीएस नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए एक बात बताओ, जैसे मान लो कोल इंडिया है, कोल इंडिया ने माइंस भाड़े पे ली, कोल इंडिया ने माइंस लीज पे ली, तो कोल इंडिया का टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा, बट बाकी किसी प्राइवेट प्लेयर ने माइंस से वो लीज पे ली है, तो वो जब पैसा देगा तो गवर्नमेंट उससे 2% की रेट से टीसीएस भी कलेक्ट करेगी। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि अगर कोई पार्किंग लॉट है या कोई टोल प्लाजा है या कोई माइंस एंड क्वेरी है, वो आप किसी को लीज पे दे रहे हो और वो आगे वाला उसको बिजनेस पर्पस में यूज कर रहा है, तो आपको आगे वाले से 2% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। डन। तो अपन ने अभी तक 2 पॉइंट पढ़े, पहले मस्त वाली आइटम 5 थी वहां पे आएगा, और अब ये लीज एंड लाइसेंसिंग ऑफ द पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइंस एंड क्वेरी पे आएगा। लीजिए अब आप 10 मिनट का ब्रेक, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं इसके आगे।